तो बच्चों हमको एक सवाल मेरा है, मैंने कहा था आप लोगों से कि इससे प्रश्न भी थोड़े से हम पूछेंगे आप लोगों से, तो ये वाला सेगमेंट भी हम लोग कंटिन्यू करें। बोला करो यार, तुम लोग नहीं बोलना है तो फिर मज़ा नहीं आता। नहीं कहना है तो बोलो नहीं सर, करना है तो बोलो हाँ सर। संदेश वाहक के तौर पे पट्टू जाओ मेरा पत्र वहाँ पहुँचाओ, ये नहीं। आप लोग खुद अपने आप में एक बाज है, गिद्ध है, ईगल है, चील है, और आपकी आँख बिल्कुल एकदम तेज होनी चाहिए कि जैसे पाएंगे वैसे ही हम शिकार को अपने निगल जाएंगे, है ना? कि नहीं निकलोगे? शरीफ हो तुम लोग, हो सकता है ना भी निकलो। चलो ठीक है, तो आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे क्योंकि आप लोग खुद सहमत नहीं है, तो नहीं, ठीक है? वरना मैंने जो है सोच रखा है कि प्रश्नों को डेली 2-4 प्रश्न जरूर पूछेंगे सेगमेंट से, है ना? नहीं अब क्या, बाद में जब स्टेशन से ट्रेन छूट जाती है तो उसके बाद थोड़ा होता है। अब चलो इसमें पूछेंगे अब सेंसेक्स में। जबकि बात तुरंत खाना है कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं तो खाओगे कि नहीं खाओगे, तो आप जब डिप्लोमेटिक रहते हैं तो ही बनाए रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा खाएगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद उसका मूड बदल जाए, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो कहते हैं क्या आप तो मना किए थे। तो वो वाली काम है, तुरंत जैसे चाहिए, डिमांड है तो तुरंत डिमांड सप्लाई बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, जैसे डिमांड वैसे सप्लाई। जैसे आप लोगों ने कहा हमसे कल, आप लोगों ने कुछ बात कही कि साहब ऐसा है कि सेगमेंट 5 जो है भाग 5 का आधा अधूरा है, उसको पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा भाई ठीक है बता देते हैं, तो मैंने बता दिया। लगभग आप कुछ चीज़ें आपको समझ में थोड़ी सी आ गई हैं। अब उसके बीच की आर्टिकल्स जो है उन आर्टिकल के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, है ना? उसके आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन यदि राजपाल शुरू कर दिए हैं तो थोड़ा सा उसको देख लीजिए राजपाल वगैरह को, और नहीं आप कहेंगे वो भी बात आप बताएंगे तो हम वहीं से शुरू कर देंगे। लेकिन ये है कि समझ में आ गया ना भाग 5 क्या है, भाग 6 क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहे होंगे, जो सीनियर है वो तो भाई उनको पता ही होगा। आप लोग तो काफ़ी हद तक पढ़े हैं, तो आप लोग मुझे लगता है जवाब दे रहे थे तो आप लोग मारा। तो इसको बेटा इसी तरह से अब तुम लोग भी बराबर हो गए। अब उसको पढ़ करके आओ, एक एक आर्टिकल को याद करके आओ कि विधानमंडल, अगर राज्य विधानमंडल तो 168 याद करो, 122 याद रखो, 121 याद रखो, जो भी अपनी आर्टिकल्स हैं वो सब याद रखो अपने दिमाग में। चलो तो हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करने चल रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था सेंसेक्स के बारे में, और सेंसेक्स में देखा था कि एक्चुअल में सेंसेक्स कहाँ से शुरू हुआ, है ना? और भारत की इसमें स्थिति, मतलब कौन से नंबर की सेंसेक्स थी, जनगणना थी। तो आपने देखा कि सबसे पहले भारत में 1872 ईस्वी में किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था 1800, और हमेशा कंटिन्यूटी लगातार 1881 में किसने किया था? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन को आप जानते हैं, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन, ठीक है? इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक? ये चीजें हैं, अभी प्रश्न के रूप में हम उसको देखेंगे। तो वहां से हम लोगों की स्टार्ट हुई 1881 से हमारी जनगणना, नियमित दशकीय जनगणना जो हमारी चल रही है। देखिए 1872 में जो जनगणना हुई उसके बाद 1881 में हुई, वो लगातार नहीं थी, 1 साल का गैप था, मतलब कमी थी उसमें। इसके बाद लगातार की जो दशकीय जनगणना जो हमारी शुरू हुई है वो 81 से 91, 2000, 1901, फिर 1911, 1921, 31, ऐसे समथिंग करते करते लगातार हम लोग आ रहे हैं। फिर बीच में एक बार डिसकंटिन्यूटी हुई ना? कब हुई? ये वाले सत्र में 2021, है ना? अब एक महान विभाजक वर्ष था 1921, है ना? वहाँ पर क्या हो गया था 1921 में जनगणना, 1911 से लेकर के 1921 के बीच का क्या था? माइनस से चली गई थी। क्यों चली गई थी? अकाल वगैरह पड़ गया था ना, महामारी वगैरह की जो समस्याएं थी, हैजा वगैरह का आपने सुना होगा। तो वो सब पढ़ने के कारण से क्या हो गया था, वहाँ पर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मृत्यु दर बढ़ जाने के कारण से क्या हो गया कि वो माइनस में चली गई। अब फिर इसी के कारण से इसको क्या कहता है? महान विभाजक। हाँ, फिर इससे अब क्या होगा, यहीं से पढ़ना शुरू होगा, ठीक? तो चलिए अब आगे यहीं से आगे की बात कर लेते हैं। तो लास्ट हम लोगों का 1900, यही मुझे लग रहा है कि हो रहा था कि महामारी का प्रकोप था जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी, है?
और ये भी हो गया, महाविभाजक वर्ष हम लोगों ने लिख लिया था, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर हो गया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चों। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 1971 के दशक में 24.80% सबसे अधिक है ये, ठीक है, सबसे अधिक 24.80% हुई थी यहां पर शब्द एक लगा है दोस्तों, सर्वाधिक। क्या लगा है? सर्वाधिक, यानी इसका मतलब हुआ सर्वाधिक जनसंख्या। अब ये लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है दोस्तों? 25%। कब का दशक है? 1971 से 71 की दशक की बात हो रही है। 71 आप देखेंगे 1972 से, ठीक है, जो लोकसभा, राज्यसभा और तमाम सारी जो सीटें हमारी हैं, उसका जो आधार वर्ष कब बनाया गया है? 72, ठीक है, 72। चूंकि 71 में जनगणना हुई तो रिपोर्ट आई 72 में, तो 72 की जनगणना को आधार बना करके कहता है कि लोकसभा और जो है राज्यों की विधानसभाओं की सीटें, लोकसभा की सीटें आगे चल करके मिलेगा हम लोग को, तो वहाँ देखेंगे उस सीटों का आवंटन इसी के आधार पर जनगणना हुआ। इसके बाद की जनगणना में डिक्रीज होता गया, और 2011 की जनगणना में कल बात हुई थी तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.64 हुई है। और प्रतिवर्ष की वृद्धि कितनी है? 1.64 हमारे यहाँ प्रतिवर्ष की वृद्धि है। और कल ही बताया था मैंने 1.64, अगर हमारी जनसंख्या की वृद्धि को 1.64 जो है, इसको अगर 0.9 कर दिया जाए, 90 कर दिया जाए, तो भी जनसंख्या 45 के बाद में हमारे क्या हो जाएगी? चाइना से भी ज्यादा हो जाएगी। और 1.64 प्रतिवर्ष जो जनसंख्या है, इस आधार पर, या कहिए कि जो दशकीय जनसंख्या हमारी वृद्धि 1.64 होती है, मतलब प्रत्येक वर्ष 1.64 होती है, और एक दशक में 17.64 होती है। ये जो एक 17.64 जनसंख्या की जो हमारी वृद्धि हो रही है, यह लगभग कितनी है? ब्राजील की जनसंख्या लगभग बराबर है, यानी 10 साल में हमारे यहाँ एक ब्राजील बन जाता है। ये बात कल हम लोगों ने की, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे ज्यादा अब जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी? 1961 से 1971 के बीच के दशक में हुई थी, ठीक है, जो कि हुई थी कितना? 24.80%। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके पश्चात आप लोग अप डाउन करके लिखिएगा बेटा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ये बात में अक्सर की अब यहाँ पर होगा 1971 से लेकर के 1981 के बीच में, 1981 के बीच में। अब यहाँ पर सीधे अगर अप डाउन करके लिखेंगे तो आसानी रहेगी आपको लिखने में। क्रम वाइज से ऊपर से नीचे आप लोग आते रहिए, ठीक है, क्रम से आप आते रहिए। इसमें आप लोग देखिए, इसका जो है 1971 से 81 में 24.66%, 24.66%, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 24.66% है। ईयर आपका इससे पहले था 24.80% था। ये था आपका 1961 से 71 के बीच में था, 61 से 71, ठीक है, 1971 के बीच का है ये। और 1971 से बच्चों 81 के बीच। अब इसके बाद आप लोग लिखेंगे बेटा ऐसे ही 1981 से लेकर के 1991 के बीच में लिखेंगे, और फिर क्रम में ऐसे लिखते चले जाएंगे। 1991 से लेकर के 2001, ऐसे जो बता वैसे चार्ट पे आप लिखते चले जाएंगे, तो थोड़ा आपको याद होने में आसानी रहेगी। तो 81 में बच्चों कितना था? 23.87%, 23.87%। और 91 से लेकर 2001 के मध्य में जो रहा है वो आपका रहा है
2001 से 2011, 81, 91 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है दोस्तों, तो उसको अभी आप छोड़ दीजिए, वहाँ पर आप क्रम देख लीजिएगा। आंकड़ा ये है कि डिक्रीज ही हो रहा है, घट रहा है, एग्जैक्ट आंकड़ा यहाँ पर थोड़ा सा तो रिपोर्ट लग रहा है, तो साथ 2001 से 2011 में लिखिए 17.64, 2001 से 2011 के बीच में 17.66। तो ये क्या हो रहा है, देखिए एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। किसका? दशकीय वृद्धि दर जो है, दशकीय वृद्धि, ये क्या है, दशकीय वृद्धि है बेटा, देखो 10% है, 91 से इधर क्या देखेंगे तो 81 से 91 10%, सब 10%, सब 10%, सभी के आंकड़े 10%, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सभी दशकीय वृद्धि घटती चली जा रही है, ठीक है। अब आगे का देखिए क्या हुआ है, घटने के बाद की ये स्थिति है हमारे यहाँ पॉपुलेशन का, जबकि मतलब बढ़ तो रही है, लेकिन पहले के परिप्रेक्ष्य में यहाँ का जो परिप्रेक्ष्य जहाँ 25% था, मतलब 25% बढ़ गए थे, है ना, 100 लोग थे तो 125 हो गए थे। अब ऐसे समझिए 10 सालों में, इस वाले सत्र में 61 से 91 के बीच में, अगर 61 से 71 के बीच में जहाँ जनसंख्या मान लो, अगर 61 में हमारी जनसंख्या 100, तो 71 में जनसंख्या 125 होगी। और इसके बाद घटती है, जो 24 हुई, फिर 23 हुई, फिर ऐसे ऐसे करते करते आज के वर्तमान जो 2001 से 11 तक का आंकड़ा है, वहाँ कह रही है लगभग 18 आदमी हो गए। यहाँ 25 होते थे, 18 हो गए। अब देखिए क्या रेशियो बना है, और घटा होगा, आने वाले दौर में और भी घटेगा, और जब ये घटता जा रहा है तब की यह हालत है ना। तो इसी नाते जब आंकड़े टीवी पे जब डिबेट होता है तो लोग बोलते हैं ना कि फलाने का घट गया। अब भाई देखो, कोई भी समुदाय होगा जब इतना था कि आधार पर आप बात करोगे, जब भी बात करोगे अधिकतम से मिनिमम की बात करोगे, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे भाई देखिए हमारा रेशियो घटा है, चाहे इससे बात करें, चाहे इसके ऊपर वाले से बात करें, चाहे इसके ऊपर वाले से बात करें, तो हमेशा हमारा ऊपर वाला ज्यादा करता था ना, तो सभी में घटा होगा। यानी कि अगर हम बात करें मुस्लिमों की आबादी, सिखों की आबादी, हिंदुओं की आबादी, हिंदुओं में एससी की आबादी, बीसी की आबादी, तो निश्चित तौर से टोटल घटा है तो सभी घटे होंगे ना। हो सकता है कोई एक वर्ग विशेष ना घटा हो, जैसे मान लो बौद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, मैं किसी पे नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का हो सकता है पर्टिकुलर वो ना घटा हो, बाकी और लेकिन कि सब घटा है, तो इसका मतलब सब में से कुछ ना कुछ जरूर घटा हो, टोटल का एवरेज आया है। तो यहाँ जब डिबेट होती है तो लोग बताते हैं ना कि लोग पॉपुलेशन की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे वर्ग विशेष में देखिए ये घट गया है। पहले से हमारा जो परसेंटेज था ये रेशियो का, ये कम हुआ है। समझ गए आप लोग बात को ना। वो किससे तुलना करने लगते हैं, अपने अगले वाले से तुलना करने लगते हैं, और बात किसकी हो रही, टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन की। कहने का मतलब अगर जनसंख्या अगर हम 10 भी कर दें, 10 की वृद्धि 10% भी कर दें, तो एक मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ आपको कि 10 भी कर दें तब भी हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज से बढ़ रही है। तो हम बात इस पे कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारा टोटल है कि जितना हमारा 10 सालों में हमारे यहाँ जितनी भी मतलब जो है जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में होती है, हमको उस प्रतिशत को बहुत ज़्यादा घटा देना होगा। जब प्रतिशत घटेगा तब हम रोक पाएंगे, ना कि हम किसी एक को पकड़ के कर पाएंगे। मान लो हम किसी एक वर्ग पे पकड़ के कर लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो अब कितनी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि हमको अगर जनसंख्या घटानी है भाई, तो हमको किसी एक पे नहीं, बौद्ध, अब आप क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या है, हिंदू है, इसके बाद कौन है, मुस्लिम है, इसके बाद कौन है, सिख है कि ईसाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये है हमारे। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हमेशा जानते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में एक चीज थोड़ा सा बदल गया है। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये तो अक्सर सुनने में आता है, हम हैं आपस में भाई भाई। तो इसमें से एक को बदल देना है, पहले हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख आपस में है भाई, ये क्रम क्या है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख आपस में है भाई, ये चारों क्रम है जनसंख्या का सबसे ज्यादा, इसके बाद बौद्ध जैन सब इसके पीछे बात, ठीक है। यही क्रम एक जो है सिख का और ईसाइयों का, ईसाई ज्यादा हैं सिखों की अपेक्षा। कैसे हुए ईसाई ज्यादा साउथ में,
हाँ, जहाँ पर आप देखेंगे पुर्तगाली हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, इसके अलावा जो अंग्रेज लोग रहे हैं वो लोग भी, तो सबकी जो जनसंख्या है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा अक्सर आप सुनने में आता है कि महाराष्ट्र में और किसी और राज्य में ऐसे ऐसे कि लोगों ने वो कर दिया। पश्चिम बंगाल में आप लोग सुनने में आएगा, अक्सर ज़्यादा तो सुनने में आता है जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि आपको ओडिशा में सुनने को मिलेगा, आपको तेलंगाना में आपको सुनने को मिलेगा, इस तरह के जो क्षेत्र है झारखंड वगैरह के क्षेत्रों में मिलेगा, वहाँ पर इन जनसंख्याओं का मतलब जो है बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति वगैरह के जो लोग हैं उनको सुविधाओं और तमाम सारी चीज़ों के माध्यम से ऐसा कहा जाता है मीडिया के माध्यम से, ये मेरा अपना सर्वे नहीं है, मीडिया के माध्यम से कि लोगों की जनसंख्या को कर रहे हैं। तो सिख हमारे जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ ईसाई जाते हैं अपेक्षित सिख के। तो अभी आगे चलते हैं मिलेगा, तो ये क्रम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए और बात कर लेते हैं। तो अंतिम रूप से 17.64 रही है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर लिख लीजिएगा रही है। अब इसके बाद लाइन सेंटेंस बना लीजिए। अब इसी क्या के सेंटेंस बना के लिखिए। 15वीं जनगणना के दशक में भारत के 15वीं जनगणना के दशक में भारत के राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में 2001 से 11 के मध्य 2001 से 11 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दादर एवं नागर हवेली ब्रैकेट में लिखिएगा 55.50 देखिए हमने बात की किसकी, दादर एवं नागर हवेली, और आपने देखा है दमन एवं दीव, ये दोनों एक हो गए हैं। अभी हो गए हैं कि जब आंकड़े 2011 के तब एक नहीं, ये आंकड़े तब के हैं। अब एक बात समझिएगा, यहाँ का आंकड़ा किसका है, दादर नागर हवेली का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, कितनी हुई, 55.50, यानी लगभग 55 या 55 आप दिमाग में रखिए, अगर याद रहेंगे तो 55% वृद्धि हुई, यानी कि लगभग करीब में क्या हो गया, बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। 100 थे तो कितने हो गए, 155 हो गए, लगभग आधा जनसंख्या दिखती है, 50% की जनसंख्या से ज्यादा बढ़ गई जनसंख्या, ठीक है। यही स्थिति लगभग करीब 55.कुछ% है, 0.5% उसका है, ये भी लगभग 55% के आसपास जनसंख्या दोनों की थी। अभी मैं लिखवा दूं, अभी आपको केवल समझना है कि जनगणना से कोई भी प्रश्न आता है कहीं से, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं करनी, याद नहीं करना, रटना नहीं, समझना है। तो दादर नागर हवेली जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला, 10 की जनसंख्या वाला क्या क्या बोल रहे भाई, नागालैंड बिल्कुल है। नागालैंड में क्या है, ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत पुराने आंकड़े हैं, बताइए नागालैंड में कितना है। तो ये आपने लिखा इसको पहले, दादर नागर हवेली का बताते रहिए, मैं पूछूंगा आपसे अभी। ब्रैकेट में लिखिए 55.5%, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दादर नागर हवेली एवं सबसे कम या न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि, सबसे कम या न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि नागालैंड की -0.47%, देख लीजिए -0.47%
रहा था। देखिए ये बात है 2011 की हो रही है ना? यस सर। 2011 में किसकी बात हो रही है? नागालैंड की बात हो रही है। एक बहुत दिलचस्प बात ये है, नागालैंड के क्वेश्चन बार बार पूछने के पीछे का कारण ये भी रहा है कि 2001 की जो जनगणना रही है वहां नागालैंड का रेशियो क्या था? कितना था? 53% था। सोचो 10 में जहां 2010 साल में क्या हुआ है, कितनी ज्यादा घटी है। वहां पर वृद्धि जो थी, यानी 100 व्यक्ति अगर रहे होंगे 1991 में अगर 100 व्यक्ति रहे होंगे तो 2001 में कितने हो गए थे? 164 पॉइंट समथिंग, यानी 164 मान लीजिए व्यक्ति ऐसे हो गए थे, इतनी वृद्धि थी। लेकिन वही 2001 से 2011 में जब चले गए तो क्या हो गया? एकदम धड़ाम से गिर गई, पूरा ग्राफ एकदम नीचे चला आया, बढ़ने के बदले वो घट गए। ठीक है, और लगभग 0.1 में घट गए, लगभग करीब आप देख रहे हैं 47 -47, यानी कि जितना भी था उससे कम जनसंख्या हो गई। तो ये थोड़ा सा दिलचस्प है। तो ये आगे आपने देखा कि सबसे कम -47, लेकिन आगे लिख लीजिए उसी में, जबकि या वहीं कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, जबकि 2001 की जनगणना में नागालैंड में 2001 की जनगणना में नागालैंड में 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 64.53% थी। 64.53% थी। बात समझ आ गया बेटा? यस। चलिए आगे कुछ और बात कर लेते हैं। अब इसमें से देखिए, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि रही है ना, इसको मतलब एक तरह से 4 कालखंडों में इसको विभक्त किया जाता है। तो लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कब से कब तक के लेकर के बेटा? 1901 से लेकर के 2011 तक, यानी कि 120 वर्षों को हम 4 भागों में विभक्त करके पढ़ सकते हैं। कौन कौन से? वो 4 पॉइंट लिखिए, तब मैं बात करूंगा, आपके पास आधार जब होगा तब। स्थिर जनसंख्या की अवधि, पहला है स्थिर जनसंख्या की अवधि, पहला ये होगा। दूसरा है बेटा, पहला है स्थिर जनसंख्या की अवधि, दूसरा है धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या, धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या, धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या। तीसरा है तीव्र गति मान जनसंख्या या तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। चौथा है जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट। भारत की टोटल जनसंख्या बच्चों शुरू होगी 1901 से लेकर के 1911 तक का जो आंकड़ा आता है
ठीक है। तो टोटल आपका कितना वर्ष हो रहा है? 110 वर्ष हो रहे हैं। हाँ 2011 तक का जो आंकड़ा हो रहा है 110 वर्षों का हो रहा है। ठीक है, 110 वर्षों में 4 स्टेप आए हैं। इन 4 स्टेप से प्रश्न बनते हैं। 4 स्टेप में क्या है? स्थिर जनसंख्या की अवधि का पीरियड कब रहा है, फिर इसके बाद धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि का पीरियड क्या रहा है, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि का पीरियड क्या रहा है, और फिर इसके बाद में जनसंख्या स्थिर कब रही है या जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट कब से महसूस की है। ठीक है, ये 4 कार्यक्रम से आपको देखना है, ये चारों की डिटेल ले लेनी है। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। और देखिए एक चीज और भी आपसे कहना चाहेंगे, ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है पढ़ने का आप लोगों को? फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि हम तथ्यात्मक फटाफट करते हैं आपको, जो आप लोग कहें जैसे ये ना रहे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सम्मान ना बता दो ना, नहीं आ रहा है तो बता दो। देखो बात प्रत्यक्ष होनी चाहिए, बात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं। नहीं आ रहा है आप बताओ, एक भी दिन नहीं खराब जाना चाहिए। नहीं आ रहा है बता जाए इसको। ठीक है, जैसे आप आंकड़े हैं, देखो होता क्या है, जब हम बहुत तथ्य रखते हैं तो हमको समझ नहीं आती। अभी आपने संविधान, कौन बच्चा ऐसा है जो पढ़ा हो और उसको संविधान ना पढ़ा हो, भाग 5 भाग 6, या आपने कौन जनसंख्या नहीं पढ़ा आपने? निश्चित तौर से सेंसेक्स आप पढ़ रहे हैं, बहुत लोग सेंसेक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सेंसेक्स को जब आप सिस्टमेटिक वे से ले रहे हैं तो ये चीजें जो जिन लोगों ने पढ़ रखी है उनको लग रहा है कि हमको आ रहा है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े हैं उनको भी एक लयबद्ध तरीके से समझ में आ रहा है कि ये क्रमबद्ध तरीका कैसा होगा, किस तरह से। अगर मान लो जनसंख्या पर, मान लो अब आने वाले दौर में जनसंख्या पे आपको निश्चित तौर से आपको निबंध लिखना होगा, इसका जिक्र करना होगा, पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन की चीजों को कम से कम मेंशन करना होगा। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल की डेट में, देखेंगे आप किसी की भी जो है सामाजिक स्थिति में हैरेसमेंट, चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे हो या जो भी हो, अमीरी हो गरीबी हो, है इस तरह के जो आंकड़े आपके आते हैं, शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, सब पर क्या जनसंख्या मायने रखती है कि नहीं मायने रखती है? तो जब वो जनसंख्या मायने रखती है तो जनसंख्या से संबंधित चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि कब के दौर में क्या था। जैसे आपके घर में पहले 2 लोग हुआ करते थे तो 200 रुपये इनकम थी, दुकान चलता था। आज 28 लोग हो गए हैं, तो 28 लोगों में अब आप कह रहे हैं कि पहले 200 कमाते थे, आज 2000 कमाते हैं, तो 2000 की आज की वैल्यू और 200 की तब की वैल्यू में क्या अंतर है, ये पहले देखना होगा। फिर इसके बाद में 2000 में 28 लोग हैं, ये देखना होगा। तो वो तमाम सारी चीज़ें जब लिखनी होंगी तो आपको इनकी ज़रूरत आपको बैकग्राउंड में चाहिए। जब बैकग्राउंड जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे आपका स्ट्रांग होता है तब आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है। उसी तरह से जब किसी चीज़ के बारे में आप लिखते हैं तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पहले से सपोर्टिव होना चाहिए और ये सपोर्ट का काम करेगा आपको। ठीक है, अब इसमें आंकड़े हैं, ये आंकड़ों का विषय होता है, इसलिए जनगणना जल्दी याद नहीं होती। आंकड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर रखने वाली चीज़ हो तो भूल जाएंगे आप। पता चला अगर मैं ये बता दूं कि अच्छा 1971 में कितना था तो चलो अभी याद है कुछ लोगों को। जनगणना का जो रेशियो आया था 81 में कितना था, 91 में कितना था, 2011 में कितना था, तो याद हो गया अभी आंकड़े आपको। लेकिन जब ये मिसलेनियस तौर पे जब आ जाएगा तो आप भूल जाओगे। और जब एक सिस्टमेटिक वे से रहोगे कि नहीं घटा है तो इसका मतलब क्या है, उसी के आसपास होगा 25, 23, 22 जो भी अपने रेशियो जा रहे हैं, 17 है ना। तो ये रेशियो आपको दिमाग में रहेगा, तो ये एक फायदा होता है इस तरह की पद्धति में लर्न करने का। तो अभी 4 आंकड़े इसको देख लेंगे, इसके बाद फटाफट आपका होता जाएगा। चलिए पहला जो है स्थिर जनसंख्या का जो अवधि रहा है उसके बारे में लिख लीजिए। ये पीरियड बेटा 1901 से लेकर के 1921 का पीरियड रहा है। इसको लिख लीजिए 1901 से 1921, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1901 से 1921। इसमें क्या रहा है बेटा, इस अवधि में मृत्यु दर बहुत अधिक थी, इस अवधि में मृत्यु दर बहुत अधिक थी। इसके लिए महामारी
दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष यानी कि भुखमरी, दुर्भिक्ष योग खाद्य पदार्थों का अभाव, दुर्भिक्ष योग खाद्य पदार्थों का अभाव उत्तरदायी था जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर कम होने से, जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर कम होने से प्राकृतिक वृद्धि दर न्यून थी, होने से प्राकृतिक वृद्धि दर न्यून थी। प्राकृतिक वृद्धि दर न्यून कब होगी भाई? प्राकृतिक वृद्धि दर न्यून कब होगी? नहीं, बात समझिए, अवार्ड जवाब मत दीजिए। न्यूनतम वृद्धि दर कब होगी? जब दोनों बराबर होगा। क्या दोनों? बराबर होगी। जब दोनों भाई जितना पैदा हुआ उतना मर गए तो क्या होगा? बराबर नहीं जाएगा। बहुत गति मतलब थोड़ा सा अंतर रहेगा तो बहुत थोड़ा स्थिर स्थिति में रहेगी वो। तो इसका नाम क्या कहेगा? स्थिर जनसंख्या। तो उस समय क्या होगा? दोनों बराबर है, यानी 100 लोग मर रहे हैं तो 101 लोग पैदा हो रहे हैं मान लो, तो क्या है? रेशियो लगभग करीब बराबर है। 105 110 भी पैदा हो रहे हैं तो रेशियो बराबर है। ठीक है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? स्थिर स्थिति कहा जाएगा। ठीक है, इसी नाते आपने स्थिर जनसंख्या की अवधि का जो पीरियड लिखा है वो 20 साल का पीरियड है, 1901 से लेकर के 1921 तक का पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीमी वृद्धि, धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि, दूसरा लिखिए, धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या या वृद्धि। कहां से कहां तक का पीरियड होगा? स्वाभाविक है 1921 तक था ये, तो 1951 तक होगा। 1921 से लेकर के, याद हो जाना चाहिए बेटा यहाँ से, 1921 से लेकर के 1951 तक का पीरियड हो जाएगा। ये कौन सा पीरियड होगा? धीमी गति से वृद्धि का। ठीक है, और इसके बाद में फिर देखेंगे तीव्र गति का। और तीव्र गति का कहां तक जाएगा भाई? तीव्र गति बता दो यहीं से ओरली, कहां तक? एक लोग एक बार बताएंगे, चलो बताओ। 1951 से 1972 आप लोग बोलते जाइए, फटाफट बोलते जाइए। हाँ, 81 तक। और लोग बोलो कुछ गलत होगा और क्या होगा? देखो यहीं पे बताया है ना, क्या है कि क्या हो रहा है? इसके बाद जनसंख्या में गिरावट कहां से हो रही है? 71 से गिर नहीं रहा है, गिर रहा है ना, गिरने वाले 71 तक बढ़ोतरी कहाँ होगी? 3 से बढ़ोतरी 71 तक होगी, है ना? ठीक, चलिए वो तो जबरदस्त था। और 51 से लेकर के 71, है ना? आप देखिए अपने आप अपना फिर बता रहे हैं। और 1971 से लेकर के 2011 हो गया ना जवाब? चलो ठीक है, कर लो इसको। चलो तो इसको लिखो, धीमी गति से अब वृद्धि की अवधि 1921 से बेटा 1951 तक। ठीक, इसमें लिखिए बेटा 1921 के पश्चात 21 के पश्चात उच्च मृत्यु के लिए उत्तरदायी कारकों पर 1921 के पश्चात उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया। उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। कृषि अर्थव्यवस्था में क्रमागत विकास, कृषि अर्थव्यवस्था में क्रमागत विकास, क्रमागत विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि से ये तब से कंटिन्यू चल ही रहा है क्या? ठीक, ओके।
तो नियंत्रण प्रारंभ हो गया था कृषि अर्थव्यवस्था में क्रमागत विकास, कृषि अर्थव्यवस्था में क्रमागत विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि से मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता मिल चुकी थी, सफलता मिल गई थी, ऐसे कर लीजिए, सफलता मिल गई थी। तो जब मृत्यु दर कम हो जाएगा ना दोस्तों, तो क्या जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ मृत्यु दर नियंत्रण में कर लिया जाएगा। और नियंत्रण धीरे धीरे चूंकि हुआ तो इस नाते धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक, अब चलिए तीव्र वेग से वृद्धि का पीरियड लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब किताबों में आप देखेंगे तो अब चूंकि सबसे ज्यादा का ध्यान समझिएगा, सबसे ज्यादा का जो रेशियो रहा है, ध्यान समझिएगा, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है क्या? लगभग नहीं के बराबर है, लगभग नहीं के बराबर है। इस नाते अब हमने दो बातें तो बताई थी वहां पर, अब इसका जवाब ले लीजिए। कारण क्या है कि सबसे ज्यादा कौन था? 72, और लगभग उसी के बराबर क्या था? 81। तो इस नाते मैंने 72 का आ गया, लेकिन होना चाहिए यहाँ पर क्या? 81। लेकिन 81 चूंकि लगभग बराबर था, सबसे ज्यादा शीर्ष पर गया था 72 में, तो ये जनसंख्या का रेशियो हो जाएगा 81। तो 81 से लेकर के जनसंख्या का गिराव वाला काल 81 से शुरू हो जाएगा। तो उसको सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें करिए दोस्तों, 1951 से भारत की जनगणना, 1951 में भारत की जनगणना, भारत की जनसंख्या 36 भारत की जनसंख्या 36.10 करोड़ थी, 36.10 करोड़ थी, जो 1981 में बढ़कर 68.33 करोड़ हो गई। कितनी थी? 36.10 करोड़ थी, जो कि क्या हुई? कब हुई? 3 करोड़ हो गई, जो कि बहुत ज्यादा अंतर आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना? कितने वर्षों में अंतराल ये हो रहा है? 51 से 81, यानी कि लगभग कितना? 30 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो गई? लगभग करीब में दूने के करीब में, 35 दूनी 70, यानी लगभग औसतन दूना मान सकते हैं आप इसको, लगभग करीब में दूनी हो गई। तो चलिए लिखिए, 1981 में बढ़कर 68.33 करोड़ हो गई। ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि का मुख्य कारण, ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि का मुख्य कारण, ऐसे अपेक्षा नहीं थी लेकिन इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई, इसके पीछे का कारण विकास कार्य, खाद्य आपूर्ति में सुधार, तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी थी। स्वास्थ्य संबंधी सुधार के कारण सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी थी। परिणाम स्वरूप या कारण स्वरूप जनसंख्या विस्फोट अवस्था में पहुंच गई। परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट अवस्था में पहुंच गई। ठीक है,
अब लिखिए जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट, गिरावट के बारे में लिखिए। अब गिरावट यहीं से इसको मेंशन जब गिरावट नहीं करेंगे, देखिए अब यहाँ बात जब करेंगे तो फिर 81 से नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे 71 से। 71 से गिराना हम इसको शुरू करेंगे, जनसंख्या वहाँ से घटती जाएगी। लाइट वाली व्यवस्था आपको करवाइए भाई, दिखता कम है और हम आंखों पे हो जाए जोर देते नहीं है, ऊंचाई भी है, तो आप लोग लाइट की व्यवस्था इन्वर्टर वगैरह है लगवाइए। ये ठीक है, नहीं है तो जैसे देखने में दिक्कत होती है, ठीक है, और दूरी से देखने में इतना झुकाव आ जाता है। फेसबुक आने वाला था हम लोग यहाँ, वो पोडियम आया हो तो हमको लाइव ब्लॉग कराइए, हमको दिक्कत होती है क्योंकि मैं बिना पोडियम को पढ़ा नहीं पाता हूँ, मतलब मेरी आदत है पोडियम को देखने की, है ना, गर्दन में भी झुकाव आ जाता है। तो पोडियम शायद आ चुका है, देख लीजिए आप लोग, व्यवस्था हो गया तो ठीक है। और लाइट तो पहले करा दो यार, पोडियम हो जाए। लाइट हम लोग को भी नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा? यस सर। अच्छा, बताना पड़ता है, हमें लगा कि हमें नहीं दिख रहा है, हो सकता है मेरी एज हो गई है, बुढ़ापे के कहीं पहुँच गए हैं, कुछ दिन और रहेंगे आप लोगों के साथ, फिर उसके बाद, है ना, तो देख कई लोगों को नहीं रहा है, कुछ लोगों को देखिए, कुछ लोग चश्मा भी लगाए हैं, जिनके पास भगवान ने के 2 नेत्र प्लस डॉक्टरों के दिए हुए 2 नेत्र, 4 नेत्र हैं, उनको शायद ज़्यादा दिख रहा होगा। तो थोड़ा लाइट वगैरह होना चाहिए भाई, लाइट वगैरह नहीं दिख रही क्योंकि अब ठंडक आएगी ना, धीरे धीरे और भी बढ़ता चला जाएगा। तो आप लोग अगर अभी देख लेंगे तो हो सकता है कि लाइट दिखने लगे, है ना। चलिए, नहीं तो हमको फिर बार बार देखना पड़ता है। और ज़्यादा लाइट में देखिए, कभी बहुत कम लाइट में क्या हो जाता है कि आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ता है। अभी युवावस्था में है तो वो ज़्यादा दिक्कत कम हो रही होगी, लेकिन बच्चों का जिनका विजन कम होगा उनको दिक्कत हो रही होगी, और ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने पे अपना भी विजन खराब हो जाएगा। तो फ्यूज नहीं करना है बल्ब को भाई, यही बल्ब है, इस बल्ब के बिना चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, ये आप लोगों के हंसने के लिए हंसे, कोई बात नहीं, घर जाकर हंसे। लगातार एक फॉर्मेट में हमेशा नहीं रहना चाहिए। फिल्मों में देखते कभी हीरो गाता है, कभी मुस्कुराता है, और कभी कभी क्या करता है, विलेन को दौड़ा दौड़ा के मारता है? तो एंग्री यंगमैन की भूमिका में आ जाते हैं, ठीक, तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। ये ठीक हुआ। अभी तक सिद्धार्थ को नहीं जाता सर। असल पर युवाओं में क्या होता है ना, युवा कहते हैं हनुमान जी होते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, घर में कुछ बात नहीं हुई तो याद नहीं, जैसे याद आ गया मुझे जूता खरीदना था। अब यही बात थी। स्वतंत्रोपरांत, जल्दी करिए, स्वतंत्रोपरांत जनसंख्या वृद्धि दर में, ये बेटा हम लोग कर रहे हैं, अब जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट के बारे में फट से कर लीजिए। स्वतंत्रोपरांत जनसंख्या वृद्धि दर में प्रथम गिरावट 1971 से 1971 से 1981 के दशक में प्रारंभ हुई। 1971 से 1981 के दशक में प्रारंभ हुई। जो 2011 में गिरकर अंतिम रूप में 17.64 हो गई। वर्तमान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64 है, 1.64 है। अब थोड़ा सा 1-2 आर्टिकल के बारे में बताना है कि जनगणना किस आर्टिकल में दी गई है, वो आर्टिकल 246 के बारे में चर्चा करनी है हम लोगों को। इसके बाद हम लोगों को सीधे सीधे आंकड़े पे आ जाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आंकड़े पे आएंगे, तो फिर बाकी से कल देखते हैं। मैं भी आ चुकी हूँ।